क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर हमारी धरती हमारे इस सौर मंडल में न होकर किसी और सौर मंडल का हिस्सा होती, मतलब हमारी धरती किसी दूसरे सौर मंडल में पैदा हुई होती, तो कैसी दिखती? क्या तब भी हमारा जीवन ऐसा ही होता? सोचो, अगर हमारी धरती किसी सिंगल स्टार सिस्टम में न होकर किसी ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा होती तो क्या होता? दोस्तों, मैंने सिर्फ आपके लिए इसका पता लगाने के लिए थोड़ा सा शोध किया है और आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो काफी औसम है। आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इसको जानने के लिए तो मेरे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसे शुरू से समझते हैं। साल 1992 में पहले एक्सोप्लैनेट यानी ऐसे प्लैनेट की खोज की गई जो हमारे सौर मंडल के बाहर का था, लेकिन ये किसी स्टार सिस्टम का हिस्सा नहीं था बल्कि एक पल्सर को ऑर्बिट कर रहा था। पर साल 1995 में ऐसे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया गया जो कि किसी स्टार सिस्टम का हिस्सा था और तब से लेकर आज तक 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को नासा के द्वारा डिस्कवर किया गया है। पर दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर या तो नेपच्यून की तरह बर्फ के गोले हैं या फिर जुपिटर जैसे विशाल गैस के गोले। हालांकि अभी भी 200 के आसपास ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारी धरती से काफी मिलते जुलते हैं। उनमें से एक हमारे बहुत ही करीब है जो कि सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस कॉन्स्टेलेशन में 3 तारे हैं जिनमें से 2 हैं अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी। अगर आप धरती के दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं तो आप इस स्टार सिस्टम को देख सकते हैं जो काफी ब्राइट नजर आते हैं। ये दोनों स्टार एक दूसरे के चारों तरफ बहुत ही धीरे धीरे घूमते हैं। इस वजह से वे हमें एक सिंगल बड़े स्टार की तरह नजर आते हैं। इन दोनों तारों से कुछ ही दूरी पर अल्फा सेंटोरी ए और बी से तकरीबन 13,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना दूर, यानी तकरीबन सन से नेपच्यून की ऑर्बिट का तकरीबन 430 गुना दूर एक तीसरा तारा मौजूद है। ये एक छोटा रेड डवार्फ स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ये तारा इस ट्रिपल स्टार सिस्टम में सबसे इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो दोस्तों, प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारी धरती से सिर्फ 42 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, यानी तकरीबन 4.5 लाइट ईयर दूर। अगर हम वहां पर गए तो किसी भी स्पेस शटल में जिसकी स्पीड वॉयेजर 1 स्पेस क्राफ्ट जितनी हो, जो कि तकरीबन 17 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो हमें वहां पर पहुंचने में 77,000 साल लग जाएंगे। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सन के कंपैरिजन में बहुत ही हल्का और बहुत ही छोटा है। यहाँ तक कि ये सन से 2 गुना कम ठंडा भी है, जिसका टेम्परेचर है तकरीबन 2769 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम इसे बिना टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। पर अच्छी बात ये है, इस स्टार सिस्टम के जो 2 ब्राइट स्टार हैं, वो अरबों सालों तक ऐसे ही जगमगाते रहेंगे। हालांकि ये स्टार भी हमारे सन की तरह एक दिन हमें खा जाएंगे। पर आपको फिलहाल अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें हमें खत्म करने के लिए अभी अरबों सालों का समय बचा है। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी धरती को प्रोक्सिमा सेंटोरी के ठीक बगल में रख देते हैं, जहां पर प्रोक्सिमा बी प्लैनेट मौजूद है। प्रोक्सिमा बी हमारे धरती से साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। ये प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसका मतलब है कि वहाँ पर पानी हो सकता है और यहाँ तक कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हो सकते हैं। और हाँ, ये संभव भी है कि एक दिन हम वहाँ पर जीवन को खोज निकालेंगे, लेकिन अभी इस रहस्यमय प्लैनेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये शायद हमारी धरती की ही तरह एक चट्टानी प्लैनेट है। हमारी धरती की ही तरह यहाँ पर भी रेगिस्तान, पहाड़, मैदान, नदियाँ, झीलें एटसेट्रा एटसेट्रा मौजूद हो सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ एक थियरी ही है। कौन जानता है कि ब्रह्मांड में हम जिस चीज को थ्योरेटिकली जानते हैं, असल में वो वैसी हो ही ना। सौभाग्य से हमें शायद वहां पहुंचकर उनके बारे में पता लगाने के लिए हजारों सालों जितना लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जो प्रकाश की गति के करीब गति से चलने में सक्षम हो सकती है। अगर वे सफल हो जाते हैं तो हम 20 साल में ही प्रोक्सिमा बी तक का सफर तय कर सकते हैं। लेकिन वैसे भी ये वीडियो प्रोक्सिमा बी के बारे में नहीं है, ये इसके बारे में है अगर जीवन की उत्पत्ति हमारे सौर मंडल में नहीं बल्कि अल्फा सेंटोरी में हुई होती तो क्या होता।
क्या होता अगर धरती प्रॉक्सिमा बी को रिप्लेस कर प्रॉक्सिमा सेंटोरी या फिर अन्य दो सितारों की परिक्रमा कर रही होती? तो दोस्तों, सबसे पहले तो नई पृथ्वी की ऑर्बिट हमारे सौर मंडल की पृथ्वी की ऑर्बिट की तुलना में प्रॉक्सिमा सेंटोरी से 20 टाइम्स अधिक नजदीक होनी चाहिए। नहीं तो अगर इसे वैसे ही रखते हैं जैसे धरती हमारे सौर मंडल में सन से जितनी दूर थी, तो इस कंडीशन में हमारी धरती अकल्पनीय रूप से ठंडी होगी, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी सन से 2 गुना जितना कम ठंडा है। साथ ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी का साइज सन से काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए इसका हैबिटेबल जोन इसके काफी नजदीक है। जहां पर प्रॉक्सिमा बी ऑर्बिट करता है उसका डिस्टेंस सिर्फ 7.5 मिलियन किलोमीटर है, जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में आता है, जबकि हमारी धरती सन से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसलिए हमारी नई धरती को 7.5 मिलियन किलोमीटर के दायरे में रखना होगा। तो चलिए धरती को प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नजदीक ले जाते हैं। तो दोस्तों, धरती पर दिन पहले की ही तरह 24 घंटे का ही रहेगा, लेकिन हमारी ऑर्बिटल पीरियड बहुत अधिक होगी, क्योंकि प्रॉक्सिमा बी अपने स्टार के 11 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। यानी इसका मतलब हर 11 दिनों में हम अपना बर्थडे मना रहे होंगे। पर इतना खुश मत होइए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक फ्लेयर स्टार है। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए कभी भी इससे सोलर विंड बाहर निकलती हैं। वैसे हमारा सन भी सोलर विंड छोड़ता है, पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी से निकलने वाली सोलर विंड हमारे सन से 2000 गुना हार्डर है। तो आप खुद ही सोचें इसका रेडिएशन लेवल कितना खतरनाक होगा। पर चिंता न करें, हमें बस केवल अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जो हमें एक बहुत ही थिक यानी मोटा एटमॉस्फेयर बनाने में मदद करेंगे, जो हमें प्रॉक्सिमा सेंटोरी के खतरनाक रेडिएशन से बचा सकता है। पर इसकी अगली मुसीबत ये है कि साइंटिस्ट अभी तक श्योर नहीं है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के प्लैनेट्स इसके चारों ओर कैसे रोटेट करते हैं। क्या हो अगर वे टाइडली लॉक हो, जैसे कि हमारा चंद्रमा है? तो इस कंडीशन में हमारी धरती का आधा हिस्सा फ्राइंग पैन की तरह हो जाएगा और दूसरा हिस्सा बर्फ का रेगिस्तान बन जाएगा। हालांकि एक जगह ऐसी होगी जो कि शायद न ज्यादा गर्म होगी और न ही ज्यादा ठंडी, जहां पर हम रह सकते हैं, और वो जगह है नॉर्थ पोल। पर अगर हम लकी हुए और अगर प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, तो हम ऐसे प्लैनेट्स पर रह रहे होंगे जिसका एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि काफी परफेक्ट है हमारे जीवन के लिए। ऑन द न्यू अर्थ हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं होगी। पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी से काफी नजदीक होने से यहाँ पर मौसम कुछ खास रास नहीं आएगा हमें, क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, काफी तेज हवाएं चलेंगी, लगातार बारिश होती रहेंगी, वो भी लंबे समय तक। पर ये इतने भी खतरनाक नहीं होंगे कि आप इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल हम ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर माउंटेन एरिया में टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे हमारी धरती पर मिलता है। पर यहाँ पर एज कम्पेयर टू अर्थ आप जितना ऊंचाई पर जाते जाओगे, टेम्परेचर कहीं कहीं ज्यादा ठंडा होता जाएगा। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे बौने तारे कोरोनल मास इजेक्शन को जन्म देते हैं, जो घातक रेडिएशन के साथ प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं। बिना किसी प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर के ये किसी भी पोटेंशियल लाइफ फॉर्म के लिए घातक होगा। अब अगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास धरती पर किसी भी लाइफ फॉर्म को सरवाइव करना है, तो यहाँ के एटमॉस्फेयर को काफी ज्यादा थिक यानी मोटा करना होगा, तभी हम इसके घातक रेडिएशन से बच सकते हैं। हालांकि फिलहाल अभी की जो हमारी धरती है, उसके एटमॉस्फेयर में इतना दम नहीं है कि वो इन घातक रेडिएशन को सतह पर आने से रोक सकें। लेकिन अगर हमारी धरती प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम में ही पैदा हुई होती, तो शायद ये उसी हिसाब से ढल चुकी होती। तो फिर शायद हम भी वहाँ पर इसके थिक एटमॉस्फेयर में आसानी से रह रहे होते। थिक एटमॉस्फेयर के होने से यहाँ पर आकाश पृथ्वी की तुलना में काफी हल्का प्रतीत होता और काफी क्लाउडी नजर आता। कभी कभी तो आसमान हमें बिल्कुल सफेद दिखता, वहीं रात का नजारा काफी खूबसूरत और चमकीला नजर आता। हमें यहाँ पर 3 सूरज नजर आते,
जिसमें हमारा मेन स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है और हम दो चमकीले अल्फा सेंटोरी स्टार को भी देख सकते हैं। हमारे होस्ट स्टार के पास कुछ और प्लैनेट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि प्रोक्सिमा सेंटोरी सी, जो कि कॉस्मिक डस्ट के बेल्ट से घिरा हुआ है। इसलिए कुछ भव्य और रंगीन रात के लिए तैयार हो जाइए। तो अब हम जानते हैं, अगर हमारी धरती प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम में पैदा होती तो क्या होता। लेकिन बाकी के दो स्टार्स का क्या होता अगर हमारी धरती उन दो स्टार्स के करीब होती। तो दोस्तों, दुर्भाग्य से एक ही समय में हम दो सितारों को एक साथ घूमते हुए देखते। वैज्ञानिक मानते हैं कि अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी के पास किसी तरह का कॉमन प्लेनेट है जो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाता है, लेकिन ये शायद बहुत ही ठंडा है, क्योंकि एक तो ये इन्हें दूर से ऑर्बिट करता है, ऊपर से इन दोनों तारों के बीच की दूरी भी 23 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी है, जो कि सन और यूरेनस के बीच की दूरी से भी ज्यादा है। तो आप खुद ही सोचो, ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को काफी दूर से ऑर्बिट करते हैं, तो क्या कोई प्लेनेट इनको नजदीक से ऑर्बिट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी ऑर्बिट स्टेबल नहीं रह पाएगी, जिस वजह से हम यहाँ पर जीवन की कामना नहीं कर सकते। पर अगर इनमें से किसी एक के चारों तरफ अगर हमारी धरती ऑर्बिट करती है तो कुछ कंडीशन में जीवन संभव हो सकता है। अगर धरती किसी एक तारे की परिक्रमा करती है और दूसरा तारा पहले तारे से पृथ्वी की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक दूर हो, तो पृथ्वी की भी एक स्थिर कक्षा होगी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी की कक्षा स्थिर नहीं होगी, जिससे हमें इस स्टार सिस्टम से निकालकर बाहर की तरफ फेंक देने की ज्यादा संभावना है, जिससे हम इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाएंगे, जहां पर हमारे पास कोई तारा नहीं होगा। हम काफी लकी हैं कि हम धरती पर रहते हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के रहने योग्य प्लेनेट खोजने की संभावना बहुत अधिक है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में 15 मिलियन से भी ज्यादा प्लेनेट ऐसे हो सकते हैं जहाँ हम जीवन पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।